अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और हम हसना हुसैन के नावल उसरी यूसुफ पढ़ रहे हैं। हम इसकी पहली किस्त का एक हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पहली किस्त का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। ये नावल इस नावल में पहली किस्त में एक पहले हिस्से में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी शादी हुई है और उसका शौहर बहुत सख्त है। उस लड़की का नाम जन्नत है। आइए आगे पढ़ते हैं। जन्नत, खुदा के लिए जन्नत, जन्नत मेरा बच्चा। शोर एकदम से बढ़ा था, आवाजें तेज हुई थी। एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो लहराकर कांच के टुकड़ों पर आन गिरी। अम्मी, वो रोते हुए दबी आवाज में चीखी थी। अम्मी, अम्मी। यकायक ही उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर एक झटके से उठ बैठी थी। अम्मी, लबों में हल्की सी जुम्बिश हुई। कपकपाते हाथों में शॉल भेजते हुए उसने किसी एहसास के तहत सर उठाया। अगले ही लम्हे फारिस वजदान की शोला बार निगाहों की जद में आते ही बर्फ हो गई। उसका दिल रुक गया। आंसू थम गए। जिस तरह से उसे देख रहा था उसे लगा वो सांस भी ना ले पाएगी। एक बार फिर वो उसके आराम में मुखल हुई थी। एक बार फिर वो उसकी आवाज से बेदार हुआ था। गुज़श्ता कई रातों से यही हो रहा था। वो सोते में अक्सर डर जाती थी, रो पड़ती थी, चीखने लगती थी। मुजरिमों की तरह शर्मसारी से सर झुकाकर उसने पेशानी पर फिसलती लट को कान के पीछे अड़सा। ब्लैंकेट और तकिया उठाया और कमरे से निकल गई। लाउंज में डबल सोफे पर बैठते ही उसका जब्त खत्म हो गया। आंखें छलक पड़ी। सुर्ख ईंटों पर फैलता खून करीम टाइल्स पर ढेर होता वजूद उसकी आंखें धुंधलाने लगी। वजूद कपकपाने लगा। माजी एक बार फिर उसके हवासों पर सवार हो चुका था। खुदा, तुम्हें इसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। शोर एक बार फिर उठा था। आवाज समातों में हथौड़े की तरह लगने लगी। पेशानी घुटनों पर टिकाए वो हिचकियां लेकर रोने लगी। आहट के साथ कमरे का दरवाजा झटके से खुल गया था। इजलत में आंसू पोंछते उसने बेख्तियार सर उठाया था। राहदारी में बेडरूम के दरवाजे में खड़ा कहरबान नजरों से उसे ही देख रहा था। अटेंशन सीकर। उसकी बड़बड़ाहट वाजे थी। एक नफरत भरी निगाह जन्नत पर डालते ही वो झटके से पलट गया था। हिचकियों का गला घोंटते सिसकियों लबों तले दबाए उसे गीली आंखों से देख कर रह गई थी। जहन की स्क्रीन पर अब कोई मंजर ना था, ना समातों से कोई आवाज टकरा रही थी। एक जामिद सन्नाटा था जो हर तरफ छा गया था। नफरत भरी एक निगाह ही काफी थी उसे दर्दनाक माफी से कर्बनाक हाल में पटकने के लिए। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। तारीकी में अक्स रोशन हुआ, आईने पर दरारें पड़ गई। मवाजना शुरू हो चुका था। वो चेहरे एक हो गए थे। अजियत फन फैलाए वजूद से लिपट गई थी। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत का है। इस जज्बे में सिलायत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। मोहब्बत, बहुत भारी और मुश्किल था ये लफ्ज उसके लिए। जो लबों से अदा होता था ना खुशी का एहसास दिलाता था, जो उम्मीद जगाता था ना यकीन दिलाता था। मोहब्बत। आईना सामने था। आईना वाजे था। जन्नत ने आंखें मीच ली, लब भींच लिए। गुज़श्ता कई रातों की तरह वो रात भी उसने आंखों में ही काटी थी और दिल माजी के अजदहों से लिपटा सारी रात रोता रहा था। सीन बदलता है। वो फारिस फैजान के लिए अदम थी। मावराई ना नजर आने वाली एक ऐसी तकलीफ जिसके होने ना होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था भी तो क्यों? क्या वो उसकी मर्जी और मंशा से इस घर में लाई गई थी? नहीं, हरगिज नहीं। तो फर्क पड़ता भी क्यों? कमरे में तो जैसे वो उसे बर्दाश्त कर चुका था, मगर अपनी जातियात में ना वो किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त करता था, ना ही उसे अपनी जिंदगी में कोई मकाम देने को तैयार था। गुस्से का इंतहाई तेज मुश्तिल यही वजह थी कि वो खुद भी मोहतात हो गई थी और इस घर में इस तरह से रहने लगी थी जैसे वो चाहता था रहे। अजनबियों की तरह, मुसाफिरों की तरह, जिन्हें चंद रोज यहाँ ठहरना है और फिर चले जाना है। मगर वो मुसाफिर नहीं होना चाहती थी, अजनबी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसके बस में था ही क्या? वो खुद को इतना कमजोर, इतना लाचार महसूस करती थी कि हक के लिए आवाज तक न उठा सकती थी। पारिस ने हदूद का तयन किया था तो वो भी अपने खौल में बंद हो गई थी। उसने खामोशी को पसंद किया था तो वो भी सामत हो गई थी। मगर ये खामोशी अब उसे अंदर ही अंदर मिटाने लगी थी। उसकी उलझन बढ़ाने लगी थी।
एक मुअय्यन मुद्दत तक वो निकाह का पाबंद था। एक मुअय्यन मुद्दत तक वो उसे अपने घर में रखे हुए था। जब वो मुद्दत तमाम होगी, जब वो वजह इख्तिताम होगी, उसके बाद उसके आगे क्या? तलाक का तस्वुर उसकी रूह खींचने लगता। कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल अजियत बढ़ाने लगता। मगर वो करती भी तो क्या? नफरत की इस दीवार को ढाती भी तो कैसे? वो तो खुद खाली दामन थी। हालात से लड़ने के लिए तो अब उसके पास एक मुहिम से उम्मीद भी ना रही थी। सीन बदलता है। एक्सक्यूज मी। पार्क से वापसी पर गुलदान हाउस के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते वो चौंक कर रुक गई थी। मुड़कर देखा, यजानी हाउस के मेन गेट पर जीन्स और स्वेट टॉप में मलबूस लड़की उसे हाथ से रुकने का इशारा करके इजलत में कदम उठाती उसके पास ही आ गई थी। वह सकेड़ कर पहले उसने जन्नत को देखा सर से पांव तक, फिर वरदान हाउस पर यूं ही नजर डाली, जैसे तसल्ली चाह रही हो कि उसकी आंखों ने हरगिज धोखा नहीं खाया। उसकी पेशानी पर बल और आंखों में शक लिए वो सीने पर बाजू बांधे उसके करीब हुई। आपकी तारीफ? जन्नत ने भवें अचकाकर इस लड़की को हैरत से देखा। तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा तो लहजे से नागवारी छलक रही थी। फारिस भाई के आगे पीछे परवानों की तरह फिरने वाली लड़कियों में से एक। उसे तमस्कर अड़ाया। तो क्या तुम भी उनमें से हो? जन्नत ने सवाल उठाया। वो जल सी गई, तप सी गई, लेकिन आगे उस कुछ ना बोली। कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वही तफ्तीशी अंदाज। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जन्नत ने अब उसके ठीक ठाक क्लास लेने की ठानी। आइमा जहीर हूँ मैं। फारिस वैदान मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर है। शिराजी खानदान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। गर्दन अकड़ाकर उसने तारुफ करवाया। और तुम? रुक कर एक बार फिर सर तापै जन्नत का जायजा लिया गया। तुम कौन हो? जन्नत ने चंद लम्हों तक उसे बेतासुर निगाहों से देखा, फिर अंदर दाखिल हो गई। आइमा जहीर चौंकी, फिर ठड़की। इस तरह वो पहली बार नजरअंदाज हुई थी। सदमा गहरा था, निकलने में चंद लम्हे लगे। फिर वो सरपट उसके पीछे भागी। सफेद रोश पर उसका रास्ता रोकर खड़ी हो गई। आई एम एंगेज्ड। उसने हाथ लहराकर अपनी अंगूठी जन्नत को दिखाई। गुड टू नो। एक बार फिर जन्नत ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज करती मरकजी दरवाजे की जानी पड़ी। आयमा जहीर उसके बराबर कदम उठाने लगी। कुछ देर पहले तक जो खफकी के तासुरात थे अब खत्म हो चुके थे। वैसे क्या चल रहा है? घर तक आ गई हो? कहाँ तक बात बनी? लहजे में इश्तियाक था, तजस्सुस था, एक्साइटमेंट थी। जन्नत उसे देख कर रहेगी। वैसे मैं तुम पर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, ये कोशिशें इन पर नहीं चलती। उसके बराबर कदम उठाने लगी। किसी और सियारे की फजाई मखलूक हैं। लड़कियों से 10-20 कदमों की दूरी पर रहते हैं। खड़े खड़े मुंह पर बेइज्जती कर देते हैं, इंतहा के मगरूर। लेकिन मेरे साथ वो अच्छे हैं, क्योंकि मैं उनकी बहन हूँ। मतलब असली वाली नहीं, लेकिन वो जहर भाई के दोस्त हैं। इसलिए वो मेरे लिए भी भाइयों जैसे ही हैं। और सच पूछो तो मुझे भी बड़ा अरमान है उनकी शादी का। जन्नत के साथ अंदर आ गई थी। मैंने तो सोच रखा है उनकी शादी पर खूब हल्ला गुल्ला करूंगी। आखिर इतना इंतजार करवा रहे हैं वो। आंटी तो बस उनकी नाना से आजिज आ चुकी हैं। एक बार मैंने उनसे कहा था ऐसे नहीं मानेंगे, गन पॉइंट पर निकाह करवाएं। ये जज्बाती ब्लैकमेल ही करें इन्हें। फिर इमरजेंसी वालों से बात करके पहले इन्हें अगवा कराएं, फिर रिहाई की शर्त रखें। और आंटी इतनी मासूम है, वो तो मेरे मशवरों से ही डर जाती हैं। जन्नत के पीछे वो अमेरिकन तर्ज के शानदार किचन में आ गई। जबान अभी भी चल रही थी। असल में वो खासे मगरूर वाक़े हुए हैं। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ना वो अपनी पसंद बताते हैं। बस यही कहते रहते हैं मैंने शादी नहीं करनी। भाई ये डायलॉग तो हम लड़कियों के हैं। फारिस भाई ने चुरा लिए। अब बंदा पूछे क्यों नहीं करनी, तो कहते हैं बस नहीं करनी। ये लाइन भी तो हमारी ही है। केबिन खोलकर जन्नत ने 2 गिलास निकाले, फिर उनमें लाइम जूस मिला। पुश्त आयमा जहीर की तरफ थी, जो काउंटर टेबल के पास खड़ी हाथ हिला हिलाकर कह रही थी। ऐसी ऐसी लड़कियों के रिश्ते इन्होंने ठुकराए हैं। ऐसी ऐसी लड़कियों के कि मैं क्या बताऊं। जन्नत ने उसे लाइम जूस केक पेस्ट्री के साथ पेश किया। तो तुम यहाँ क्या करती हो? पूछते हुए उसने यहाँ वहां भी देखा कि शायद वो हेड सर्वेंट हो या घर की मुंतजमा, या फिर मिसेज शिराजी की कोई स्टूडेंट। जन्नत ने नफी में सर हिलाया। तो फिर मैं जन्नत कमाल हूँ, फारिस वरदान की बीवी। जूस पीते हुए आयमा को जोर का झोंका लगा। ग्लास रखकर बुरी तरह खांसते हुए उसने जन्नत को देखा, कुछ हैरत, सदमे और बेयकीनी से। फिर हंसी और बेसाख्ता हंसती चली गई। नाइस जोक, आई लाइक इट। वो हंसते हंसते बेहाल ही हो गई। फिर हंसी पर जब्त करके बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में काउंटर पर कोने जमा कर आगे हुई।
देखो, अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फारिस भाई को इस शादी पर आमादा करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की जरूरत है। हमें एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जो उनके दिल को काबू कर ले। सर झुकाए बड़े ही पुरस्कार अंदाज में बात करती हुई जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई। अरे, अरे, तुम तो अभी से शर्मा रही हो। आयमा के हुक्म में सीढ़ियों पर नजर पड़ते ही जन्नत मुस्कुराहट सिमट गई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर गेम भी खेलते हैं फारिस भाई के साथ। कोई चौल चलते हैं, लेकिन ना खुद से हाँ करेंगे वो इस शादी के लिए। सर पर चपत रसीद हुई तो उसे यकायक एक खतरे का इदराक हुआ। लफ्ज गुम हो गए, यकीनन वो उसकी खुफिया गुफ्तगू सुन चुका था। अल्लाह, फारिस भाई, एक तो आप भी ना पूरे 3 माह बाद वापस आई हो, मगर मजाल है जो कभी मेरा अच्छे से इस्तकबाल करे। किसके साथ गेम खेलना है और किसके लिए चाल चलनी है, उसके तासुरात सख्त न थे। आंखों में जन्नत ने पहली बार नरमी देखी। वो, मैं असल में आयमा हकलाई हूँ। वो क्या? मैं असल में, जरा से सख्त तासुरात के साथ पूछा गया। वो, मैं इनसे एक नॉवल डिस्कस कर रही थी, उसने जन्नत की तरफ इशारा करके कहा। फारिस ने नजर उठाकर जन्नत को देखा। वो हनूस उन्हीं तासुरात के साथ खामोश खड़ी थी। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो सर झटक कर चला गया। डिड यू सी दैट? आयमा ने बड़ी अमांग की तरफ फारिस की तरफ इशारा करके अपनी पेशानी को छुआ। ऐसे हैं ये नहीं कि बहन 3 माह बाद आई है, जब ठीक से सलाम दुआ कर लें। नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में ही रहना है। एक बार फिर सारी हमदर्दियां समेट कर वो जन्नत की तरफ मुड़ी जो भून भून जूस पी रही थी। एक बार फिर सोच लो, चिड़िया सी हो, गुजारा कर लो कि इस तूफान के साथ। आइमा, लाउंज से फारिस की आवाज आई थी। अब क्या कर दिया मैंने? वो वहीं से चिल्लाई। फिर जूस एक ही सांस में चढ़ाकर स्टूल से उतरी। अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। फिर मिलकर डिस्कस करेंगे इस देव को कैसे काबू करना है। एंड प्लीज, अगर तुम फारिस भाई की कोई एम्प्लॉय हो तो उसके रोक में आने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना? और मिसेस शिराजी कहाँ होंगी? वो इस वक्त सो रही होंगी, उन्हें बता देना आइमा आई थी, फिर इनसे मिलने आऊंगी। फ्लाइंग किस देकर वो फारिस के साथ मुदाफियाना अंदाज में लड़ती उलझती बाहर चली गई थी। जन्नत की खामोश निगाहों ने ग्लास वॉल के उस पार फारिस का दूर तक ताक़ुब किया था। सीन बदलता है। खुश हो? हेड रेलिंग पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते उसके कदमों की हरकत थम गई थी। निगाहें स्क्रीन पर उभरते मैसेज पर यूं ठहरी कि आसपास से गाफिल हो गई। कुछ देर पहले उसकी सायरा खाला और सिद्रा के साथ वीडियो कॉल हुई थी। अब अमार का मैसेज आ गया था। न सलाम न दुआ, डायरेक्ट सवाल। वो सवाल जो सायरा खाला ने भी उससे नहीं पूछा था। मामा से तो काफी हंस हंस कर बात कर रही थी तुम। दूसरा मैसेज। हलक में भरती गिल्टी को उसने वो मुश्किल नीचे उतारा। ये इतना हंसना मुस्कुराना कब सीखा तुमने? तीसरा मैसेज। एक्टिंग तो कमाल की है, बहुत इम्प्रेस हुआ हूं मैं। साथ ही हंसी इमोजी। मोबाइल हाथ में लिए वो अपनी जगह थम कर रह गई। ना निकाह में शिरकत की थी उसने और ना वलीमा अटेंड किया था। अजनबियत तो ना थी कि खाला का बेटा था, मगर इस तरह के चुपते सवाल जो सवाल कम जवाब ज्यादा लग रहे थे। वो उसके लिए भाइयों जैसा था। शफीक, मेहरबान, एहसास करने वाला। जरा जरा सी बात पर उसके लिए आप से बाहिर हो जाने वाला। सायरा खाला की फैमिली का हर मेंबर इसके लिए ऐसा ही था। मगर इसकी ये चुभते सवाल, और उसे इतना कैसे जान सकता है? इस तरह से कैसे जान सकता है? इसका जहन उलझन का शिकार हुआ था। कैसे वो अमार? उसने संभल कर मैसेज टाइप किया। क्या मैं इसे अपने सवालात के जवाब समझूं? जवाब आया। कुछ हैरत से स्क्रीन को देख कर रह गई। अपने पीछे ढेर सारे सवालात छोड़े अगले ही लम्हे वो ऑफलाइन हो गया था। जन्नत कमाल तफ्तीश में मुब्तला अपनी जगह खड़ी रह गई थी। सीन बदला। तुम दुआ नहीं मांगती जन्नत? नमाज मगरिब के बाद मिस शराजी के पास बैठी खामोशी से कालीन के रेशों को छेड़ रही थी, जब उन्होंने सवाल पूछकर उसे चौंका दिया। दुआ? एक पुकार, एक उम्मीद, एक यकीन, एक सदा। माफी तो मांगती हूँ। वो कारपेट पर उंगली से लकीर खींचती झुके सर के साथ आहिस्तगी से बोली थी। और दुआ? अब की जन्नत ने सर उठाकर उन्हें देखा था, कुछ हैरत, कुछ उलझन, कुछ घबराहट से। मिसेस शिराजी की मैयत में रहते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसे अजनबियत या किसी खौफ का एहसास हो। वे ऐसी ही थी, इतनी ही शफीक, इतनी ही मेहरबान, नर्म मिजाज, इखलाकी हुस्ना की मालिक। मगर अब वो इससे ऐसे रास्ते की बाबत इस्तफसार कर रही थी जिसके बारे में वो भी ठीक से कुछ जानती ना थी। भूल गई थी वो, छोड़ दिया था सब उसने।
उसरी युसरा की पेंटिंग अब सामने दीवार पर लगी नजर आ रही थी। उसकी निगाहें वहीं कहीं थी। उसर पर फिसलती, युसरा पर भटकती, मगर जहन कहीं और था, तवज्जो कहीं और थी। जन्नत। उसे सोचों में गलता देखकर उन्होंने पुकारा था। क्या मांगूं? उसे अपनी आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कितनी ही देर मिसेस शराजी उसकी खाली आंखों में देखती रही, कोई उम्मीद, कोई यकीन, या फिर जिंदगी का ही कोई रंग कुछ तो नजर आए, मगर वहां क्या था? एक मुहीब तारीकी, एक मुहीब सन्नाटा। जो तुम्हारा दिल चाहे, उन्होंने नरमी से कहा था। जो मेरा दिल चाहे। कोई शख्स शैब फांस की तरह उसके हलक में अटकी थी। वह निगाहें असर पर जा ठहरी थी। अगर जो अल्लाह ने ना चाहा, उसके लब कब कब आए। ऐसा नहीं होता कि वो ना दे। कुछ दुआएं कबूल नहीं होती आंटी। शिकायत बेसब्ता ही लबों पर आई थी। कुछ चीजें उन्हें मिलती हैं, कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, कुछ नुकसान पूरे ही नहीं होते। दीवार गिर खिड़कियों के उस पार शाम का मंजर उसकी तारीकियों से उलझ गया था। दुआएं रद्द नहीं होती जन्नत, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लुटाए जाते। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है, वो आपको हैरान कर देता है। आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए जन्नत ने सर झुका लिया। क्या मांगे? जहन शायद अब भी यहीं अटक जाता था। जिसकी तलब थी या चाह रखती थी वो उससे मिल नहीं सकता था। जो महरूमियां उसका मुकद्दर ठहरी थी वो अता में नहीं बदल सकती थी। कुछ काम बस तखय्युल थे, नामुमकिन, और कुछ मामलात में वो बेबसी थी, कतई बेबस। आपकी दुआएं कबूल होती हैं? यूं ही सर उठाकर उसने पूछा, आवाज रिंधी हुई थी। हाँ, होती है। एक खूबसूरत दुआ तो हाल ही में कबूल हुई है। वो मुस्कुराई। कौन सी दुआ? एक इस्तेआज तजस्सुस सा उभरा था उसकी आंखों में। यही कि मुझे फारिस के लिए एक अच्छी सी नेकसीरत लड़की मिल जाए। जन्नत की आंखों से इश्तियाक गुम हो गया, तजस्सुस की जगह अजियत ने ले ली। सर झुकाकर उस एक बार फिर अपने खौल में बंद हुई और कालीन पर लकीरें खींचने लगी। मिसेस शिराजी गहरा सांस लेकर रह गईं। दुआ मांगते रहना चाहिए। कबूल हो जाए तब भी, ना कबूल हो तब भी। दुआएं रद्द नहीं होती, जवाब जरूर आता है। झोली खाली नहीं रहती, इसमें कुछ न कुछ जरूर गिरता है। वह जन्नत को देख रही थी और जन्नत सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। अक्सर उफक से जमीन पर उतरती शाम के रंगों में आज सितारों का राज था, जो उम्मीद का रूप धारे उसकी आंखों में जगमगा रहे थे। डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ डिशेज से सजाने के बाद जब वो पानी का जग लिए वापस आई थी तो फारिस वरदान सदर कुर्सी संभाल चुका था। स्याह ट्राउजर पर सफेद शर्ट में मलबूस व आम से हुलिया में था। फराक पेशानी पर बिखरे बाल थे, आंखों में सख्ती ना थी, ना ही खफकी का कोई तासुर। मगर वो जानती थी अगले चंद लम्हों में उसके चेहरे के तासुरात कैसे होने वाले थे। वो कुर्सी खींचकर बैठी तो फारिस की भुएं सिकुड़ गईं। वो गालबन शाम के खाने पर उसकी मौजूदगी की तवक्को हरगिज नहीं कर रहा था। अमूमन वो भी मिसेस शराजी के साथ जल्द ही खाना खा लिया करती थी, क्योंकि फारिस कुछ ताखिर से घर आता था और उन्हें वक्त पर मेडिसिन लेना होती थी। मगर आज उसने ऐसा नहीं किया था। आज वो फारिस प्रदान की मुंतजिर रही थी। मम्मी कहाँ है? अपनी प्लेट में पुलाव डालते हुए वो मुलाजमा से पूछ रहा था। आंखों में अब बेनाम सी खफकी लहरा रही थी। साहब, वो अपने कमरे में है। खाना गुलखान ने बनाया है? उसने पहले चमचे के साथ अचानक पूछा था। उसके अंदाज, रवैये और लहजे से खाइफ होकर जन्नत ने हलक में भिड़ती गिल्टी को मुश्किल नीचे उतारा था। मुलाजमा ने एक नजर जन्नत पर डाली थी, फिर उसने नफी में सर हिलाया। आज खाना जन्नत मैम। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो प्लेट में चमचा पटक कर उठ गया। जन्नत के चेहरे पर साया सा लहरा गया। गुलखान कहाँ है? अब वो इंतहाई गुस्से के आलम में मुलाजमा से पूछ रहा था। वो 8 बजे अपने क्वार्टर चला गया था। मुलाजमा भी एक लम्हे के लिए जैसे उसके गुस्से से खारिफ हुई थी। देर लब कुछ बड़बड़ाते वो पाँव पटक कर बाहर निकल गया। अब गुलखान की खैर नहीं। मुलाजमा के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। जन्नत कमाल अपनी जगह पत्थर हुई बैठी थी। इतनी नफरत! उसका सांस रुका था। निगाहें मेज पर सजी अनवाउ इकसाम की डिशेस पर ठहर गई थी। नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत उसके पास नहीं थी, लेकिन एक कोशिश कि शायद रवैये से काम चल जाए, इखलाक और खिदमत से फर्क पड़ जाए। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। कपकपाती उंगलियों से गाल पर फिसलती लट को पीछे हटाते वो कुर्सी धकेल कर उठ गई थी। मारे खिफत, शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास के तहत उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उजलत में सीढ़ियां चढ़ती वो कमरे में बंद हो गई।
कुछ वक्त उसने बालकनी में गुजारा था। खुली फिजा में उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ये एक कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज तक महदूद रहेगा। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। यहाँ सिर्फ बहू बनकर रहो, मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूंगा मैं। वॉश बेसिन पर झुककर उसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पे मारे थे। फिर उसने सर उठाकर खुद को आईने में देखा। पानी आंसुओं की तमीज मिटा रहा था, रोई रोई सी आंखें गुलाबी हो रही थी। वो इस रिश्ते से राजी नहीं है। वॉश बेसिन पर हाथ जमाए वो रोते हुए झुक गई। बिल्कुल भी राजी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तो सीधे से शादी के लिए तैयार नहीं था? जन्नत ने बेसाख्ता निगाह उठाई, कुछ हैरत से अपना अक्स देखा। खाला भी यह बात जानती थी। उसके लबों में जुम्बिश हुई। उन्होंने फिर भी। तुम हर बार ये क्यों भूल जाती हो कि इस वक्त तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था? तुम्हारे चचा तुम्हारे रिश्ता जमान से तय कर रहे थे, क्या वो तुम्हें मंजूर था? कारदार लहजा उसे छलनी कर गया। वो कर्ब से लब भींच कर रह गई थी। एक लम्हे के लिए सकूत छाया था। मैं इस घर में सिर्फ उसकी माँ की वजह से हूँ। आंटी हार्ट पेशेंट है, खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो गया तो मुझे इस घर से निकालने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। उसकी आवाज गम से बोझल हो रही थी। तो इसकी सोच और फैसले को बदलना तुम्हारा काम है जन्नत। क्या सोच और फैसले बदलना आसान है? वो जेर लब बड़बड़ाई थी। मोहब्बत हर काम आसान कर देती है। ये इसकी आवाज थी जो माजी का सफर तय करके आई थी। मोहब्बत। वो तल्खी से मुस्कुराई। मोहब्बत ही तो सब काम मुश्किल करती है। तुमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। तुम अब भी वही हो, इसी मकाम पर। तजीक उड़ाता हुआ लहजा उसकी धज्जियां बखेर गया। कुछ तकलीफ, बेबसी और आजर्दगी से वो खुद को देख कर रह गई थी। वही गलती, वही मंजिल, वही रास्ता उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे लर्जा दे गया था। तुम नहीं समझ सकती। नफरत में सर हिलाते वो वाश बेसिन पर झुक कर रोने लगी। तुम भी नहीं समझ सकती। क्या तुमने फारिस को समझने की कोशिश की है? वो एक लम्हे के लिए चौंकी, ठटकी, फिर सिसक पड़ी। बस करो। बुरहान अभी तक तुम्हारे हवासों पर सवार है। इतने अचानक से कहा गया वो गूंग हो गई, साकित हो गई, सामत हो गई। ऐसा ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद जब वो बोलने के काबिल हुई तो वो मुश्किल लफ्ज अदा हुए। ऐसा ही है। बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ था। कदमों की चाप अटैच बाथरूम के दरवाजे तक आकर थम गई थी। बुरहान आज भी तुम्हारे हवासों पर सवार है। तुम उसकी ही वजह से अपने नए घर में एफर्ट नहीं कर रही हो। तुम एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ रही हो। पिछली बार खाला आई थी और तुम्हें वहां से निकाल लाई थी। इस बार इस बार कौन आएगा? अल्लाह भी उन्हीं की मदद करना करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। और तुमने इन 15-20 दिनों में क्या ही किया है? जन्नत का हलक खुश्क होने लगा। निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए उसने रोकने पर काबू पाने की सही की। वो अपना हर दरवाजा बंद कर रहा है और तुम ऐसा करने दे रही हो। वो तुम्हें अदम कर रहा है और तुम हो रही हो। वही गलती, वही खता। अंदर का शोर बढ़ गया। शोर हमेशा बढ़ ही जाया करता है। ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारने लगी। फिर इसने कानों पर हाथ रख लिए थे। वही गलती, वही खता। आवाज बदस्तूर गूंज रही थी। सीन बदलता है। दोपहर के वक्त दीवार की खिड़कियों के सामने सोफे पर नीम दराज मैगजीन की बरगर्दानी करते उसकी आंख लग गई थी। और खुली तब थी जब समाज से दिल दोस्त चीख टकराई थी। हड़बड़ाकर उठते हुए उसकी पहली नजर आयमा पर पड़ी, जो सदमे से गाल पर हाथ रखे उसे ही देख रह जा रही थी। ये अभी भी मेरे कानों में मैंने मैंने क्या सुना है? तुम वाकई में, ओ गॉड, तुम वाकई उनकी वाइफ हो? ओ गॉड। उसने चेहरे के आगे हाथ झुलाया, गोया सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। जन्नत घबराहट के आलम में उठकर बैठ गई। कंधे से फिसलते दुपट्टे को वापस जमाते उठने ही वाली थी कि आइमा उसके बराबर में टिक गई। मुझे अभी अभी आंटी ने बताया। भाई और भाभी को भी इल्म था, उन्होंने भी मुझसे छुपाए रखा। कहते हैं तुम्हें सरप्राइज देना था। ये सरप्राइज है या गोली? सीधा दिल से गुजर गई। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने उनकी शादी मिस कर दी। साथ ही उसने अपनी हथेली मसली। आई कांट बिलीव इट, उन्होंने शादी कर ली। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। आखिर सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कंधे से लगकर उसने रोना चाहा। फिर सर उठाया, एक बार फिर देखा। क्या तुम वाकई तुम्हारी शादी आनंद फानंद हुई? एक ही दिन में रिश्ता तय हुआ था, शाम में निकाह और फिर रुखसती। क्या वाकई ऐसा हुआ?
जन्नत ने पजल होकर अस्बाब में गर्दन हिलाई। आयमा एक बार फिर अपना हाथ सीने पर रखा, आंखों में बड़ों की सी शफकत उतर आई। यानी तुम चंद घंटे उनकी मंगेतर रही, फिर मनकुआ हुई और फिर बीवी। अब की जन्नत चुप रही। सच कहते हैं अल्लाह के फैसलों के आगे इंसानों की नहीं चलती। फारिस भाई जैसे बंदे की शादी ऐसे ही हो सकती थी, आनन फानन। निकाह की तस्वीरें तो होंगी, जरा वही दिखा दो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने तस्वीरें दिखाई। अल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। वाकई फारिस भाई के साथ तुम ही जच सकती हो। और ये फारिस भाई। अब के बार फारिस की तस्वीरों को जूम करके देखा गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे मिर्चें चपाई हो पूरे तूफान ने। जरा सा मुस्कुरा देते तो कौन सी जान निकल जानी थी। तस्वीरें बदल बदल कर वो तबसरे कर रही थी। जन्नत उसे खामोश निगाहों में बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की है। इस त्याग के आलम में एक एक तस्वीर को देखते वो सराह रही थी। मैं भाई भाभी से सख्त खफा हूँ। आंटी से भी मेरी बोलचाल बंद है। और फारिस भाई आज से मेरे भाई नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ। उसका सदमा दुख जा ही नहीं रहा था। मुझे पता होता वो दुबई जाने के बाद शादी कर लेंगे तो मैं कभी ना जाती। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूड़ा बनाते हुए जन्नत ने पूछा। अभी कुछ देर पहले। भाई भाभी साथ आई हूँ, सब नीचे हैं, आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेहमान आए हुए हैं। जन्नत के होश उड़े, वो बौखलाकर उठी। अरे कहाँ मेहमान? आयमा गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हमें तुम अपना ही समझो। वैसे तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? अलमारी से अपना सूट निकालते जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पर टांग जमाए उसे भी देख रही थी। मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दुरुस्त है, फारिस भाई अब मेरे भाई नहीं ले रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी ही हो। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, ताकि मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर सकूं। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सर झटक कर अटैच बाथरूम में चली गई। मोंगिया रंग की सुनहरी कामदार ए लाइन फ्रॉक में मलबूस जब वो बाहर आई, तो आयमा मैगजीन से नजर उठाकर उसे ही देखा। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो इसके पीछे आ खड़ी हुई। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप। नहीं आयमा, पहले ही काफी देर हो चुकी है। मगर उसने एक ना सुनी। उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई। मगर वहां फारिस की करीम परफ्यूम्स के सिवा कुछ ना था। फिर उसने उलझलत में दराज खींचा तो मेकअप कहीं भी ना था। वो अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया है। अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाती वो तेजी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल आई। आयमा ने फुर्ती से उसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी नोक पलक संवारी। उसके बाद वो दोनों नीचे आ गई। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा। आयमा के भाई भाभी अपने तीन बेटों के हमरा मौजूद थे। वो इन सबसे खुश इखलाकी से मिली। फिर मिर्शी शराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिक कर खाउसर गोशी की। उसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक थी। तीन बेटे थे। एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटा वाला अभी गोद में था। घर में यकीनन बच्चे तूफान उठाए रखते होंगे, मगर इस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़े वाला जरा सेहतमंद था। सर उठाकर जन्नत को ही देखता रहा। उसने एक लम्हे के लिए भी नजरों का जाविया ना बदला। जब सलाम करने आया तब भी जरा शर्माया शर्माया सा लगा। जन्नत ने नाम पूछा तो नाम बताकर अपनी ममा के पहलू में मुंह छुपा लिया। लो जी, असद का तो काम हो गया उजैर भाई। आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गई। आयमा ने बाकायदा ऐलान किया। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। डिनर बाहर लाइन में लग किया गया, जहां बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। रात गए तक खूब महफिल जमी रही। मिसेस शिराजी अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थी, मगर फारिस और जन्नत ने मेहमानों का पूरा पूरा साथ दिया। आयमा की जन्नत के साथ चंद घंटों में सदियों पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। आमना भाभी तो खास तौर पर उसे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियां राज करने लगी। वो कमरे में आई तो फारिस की मौजूदगी में भी तन्हाई एक बार फिर उसे डसने लगी। वॉशरूम के आईने में उसने खुद को देखा। आयमा ने उसे बहुत अच्छे से प्यार किया था, मगर जिसके लिए उसे प्यार किया गया था उसने तो नजर भरकर भी उसे नहीं देखा था। ज्वेलरी उतारते, चेहरा धोते उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, कदमों की आहट के साथ ही मुलाजमा की आवाज उभरी। साहब, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। पारिस की मध्यम आवाज के साथ कदमों की चाप उठी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इस ख्याल के तहत कि मिसेस शराजी की तबीयत खराब ना हो, उजरत में कदम उठाती नीचे आ गई।
जो मर चुका है उसका साथ मरना चाहती हैं, जो जिंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती। बाहरी गंभीर आवाज किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई मिसेस शराजी के बेडरूम की जन्नत झटक कर रुक गई थी। दस्तक के लिए हाथ फिजा में ही मुअल्लक रह गया। वो तुम्हारा खून है। मिसेस शिराजी की आवाज आंसुओं से बोझल हो रही थी। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज कतियत भरा था। उसने अधखुले दरवाजे से अंदर देखा। सामने ही बेड पर वो मिसेस शिराजी के पास सर झुकाए बैठा था। उसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस, मिसेस शिराजी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उसका हाथ थामा। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग लेती मम्मी? फारिस के लहजे में बेबसी थी, आवाज में दर्द। आंखों में नमी लिए मिसेस शराजी उसे देख कर रह गई। अगले कई लम्हों तक उनके माबैन सकूत आए रहा। जब तक उसकी नानी जिंदा थी मैं कुछ मुतमईन थी। वो नम आंखों के साथ बोली, मगर अब? फारिस खामोश रहा। छोटा सा यतीम बच्चा है वो, तुम उसे आखिर किस बार की सजा दे रहे हो? क्या तुम्हें रहम नहीं आता उस पर? हारिस की जिन निगाहों ने उसे देखा वो अंदर तक कट कर रह गई। मत करें मेरे साथ ऐसे प्लीज, वो बेबसी से कह उठा था। आपने कहा वापस आ जाओ, मैंने कहा आ गया। आपने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली। मगर ये नहीं, अल्लाह के लिए ये नहीं। वो तुम्हारा भतीजा है फारिस, तुम उसके लिए लीगल गार्डियन हो। कुछ नहीं है वो मेरा। मिसेस शराजी कर्ब से उसे देख कर रह। अपना हाथ छुड़ाकर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ था। जन्नत इजले में दरवाजे से हटकर पिलर की ओट में हो गई थी। कमरे से बाहर आकर वो एक लम्हे के लिए रुका। उसका तनफ्फुस भारी था, आंखें सुर्ख हो रही थी। अपनी पेशानी मसलते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था और जन्नत कमाल दुम सादे अगले कई लम्हों तक अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। अपने बेजान खिलौनों को संभाल संभाल कर रखने वाला जीते जागते इंसानों के मामले में इतना बेरहम, इतना सफाक। सगा यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। उसने सर उठाकर बंद दरवाजे को देखा। मिसेस शराजी का चेहरा आंखों में समा गया। कितनी तकलीफ में लग रही थी वो। गहरा तनफ्फुस लेकर वो उलझे जहन के साथ कमरे में आ गई। पारिस बेड क्राउन पर टेक लगाए मोबाइल उठाए बैठा था, तेजी से कुछ टाइप करता हुआ। जन्नत की आमद से उसके एहसाब तनाव का शिकार हुए थे। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपना ब्लैंकेट और तकिया निकाल कर जब सीधी हुई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक कर वो सर से पैर तक हाफ ताने सोने के लिए लेट चुका था। आंखों में तफक्कुरात की परछाइयां लिए अब वो उसे ही देख रही थी। फारिस का भाई, यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। मिसेस शराजी अपने पोते से मिलना चाहती थी मगर फारिस उन्हें मिलने नहीं दे रहा था। वो उसे अपने पास रखना चाहती थी मगर फारिस उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा था। माँ से शदीद मोहब्बत के बावजूद वो कितनी अजियत से दो चार किए हुए था। ऐसी भी क्या बेबसी, ऐसी भी क्या बेहिसी। कैसा इंसान है ये? दिल नाम की कोई चीज इसके सीने में है भी या नहीं? तुम भी इससे मुख्तलिफ नहीं हो जन्नत। उसकी सोच को एकदम ही ब्रेक लगी थी। ख्याल जामिद हुए थे, वो जहां की तहां खड़ी रह गई थी। ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसका अक्स यकायक ही उसकी कैफियत पर मुस्कुराने लगा। आवाज अंदर से आई थी, हमेशा आवाज अंदर से ही आती थी। कभी माजी की शह पर, कभी जमीर की सदा पर। वो कितनी ही देर तक साकित वो जामिद खड़ी रही थी। सीन बदलता है। दस्तक देकर उसने अधखुले दरवाजे को अंदर की जानिब धकेल दिया था। मिसेस शेराजी खिड़की के सामने कुरान हाथों में लिए बैठी थी। मुलाजमा उनके लिए सेब काट रही थी। उसे बेचकर वो खुद ही उनके पास बैठकर सेब काटने लगी। गाये बगाए उनकी आंखों में भी देख लेती। गुज़श्ता शब फारिस के साथ होने वाली तलख कलामी का कोई तासुर उनके चेहरे पर नहीं था। नाश्ते पर भी दोनों माँ बेटा मामूल की तरह बातचीत करते रहे थे, जैसे उनके माँ बहन को इख्तलाफ ना रहा था, ना ही कोई मसला चल रहा था। ग्लासेस उतारकर साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने कुरान बंद कर दिया। चंद लम्हों तक वो मोहब्बत की पाश नजरों से उसे देखती रही। तुम्हें राज मिला जन्नत? कुछ याद आने आने पर उन्होंने नरमी से पूछा था। कौन सा राज? साख्ता ही सवाल लबों पर आया था। उसरी उसरा का राज। एक लम्हे को रुककर उसने मिसी शिराजी को देखा, फिर आहिस्ती से गर्दन नफी में हिला दी। राज इतनी आसानी से मुनकशिफ नहीं होते हैं आंटी। हम जैसे गुनहगारों पर तो शायद शायद बिल्कुल भी नहीं। अगर राज मुनकशिफ ना होते तो कोई गुनाहगार ताइब ना होता, काफिर मुसलमान ना होते, भटके राह ना पाते, मोमिनीन खुद का खिताब ना पाते। काफिर टेबल पर प्लेट रखकर वो सीधी हो बैठी थी। गाल पर फिसलती लटकों कान के पीछे अड़सते हुए उसने मिसेस शिराजी को देखा। लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट सजाए वो इसे ही देख रही थी।
غور کرنے کے لیے، تدبر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوال کو سمجھو جنت، یو وانٹ ریگریٹ اٹ۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھا لی تھی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے وہ اب کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دی؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ جنت میں جواب دینے کے لیے کچھ وقت دیا تھا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل تھی۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ سر اٹھا کر اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کب تک؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال؟ وہ دم سادے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے تو ہمت نہیں ہاری تھی جنت، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا ترک نہیں کی تھی۔ جنت سن ہوئی تھی۔ کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی؟ کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا؟ انبیاء کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا، وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ اس کے ساس تھی، ایک معلمہ تھی جو اس کے اندر کی گتھیاں سلجھانے میں جت گئی تھی۔ سین بدلتا ہے۔ خواب بھیانک تھا، آوازیں تکلیف دے۔ امی، 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 وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر سے پیر تک پسینے میں شرابور، لرزتا کامتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز اس کا کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اگلے ہی لمحے اس کے سر پر دھاڑا تھا۔ کچھ خواب کی وحشت تھی، کچھ فارس کی دہشت، وہ سہم کر رہ گئی۔ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا، اسے پتا نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے باہر کیا تھا۔ ہاں یاد تھی تو دروازہ بند ہونے کی وہ آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی، وہ ابھی تک اپنے خواب کے اثر میں تھی، لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی، وحشت و بے سکونی کی دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ رات، وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت نہیں، پلیز میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھچیاں بکیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ کھسوٹ کر زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امی، امی دروازہ کھولیں۔ حواس باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا ملگجا اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے، وہ گڑ گڑائی۔ بی بی جی نہیں، بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس، اس کی ہنچیاں بند گئیں۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی مگر دروازہ نہیں کھلا تھا، اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی، وہ دروازے سے گھسٹ کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی سکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن پر بیٹھی رہی تھی۔ بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نک سے تیار وہ آفس کی ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جنت دروازے کے بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ و محترم آنکھوں میں اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اطراف سے یکسر بنیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری جائزہ لیا، پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ انسان آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے، اب وہ رو نہیں رہی تھی، عادتاً اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندروں کی لہروں کی طرح سرکش۔ اس قدر کوشش سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔
उलझे बालों को एक समेट कर स्टडी से बाहर आ गई। उसका रुख बेडरूम की तरफ था। कुछ ही देर में वो वाश बेसिन पर झुकी हुई थी, फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। फ्रेश होकर नीचे आई तो डाइनिंग हॉल में मिसेस शिराजी और फारिस मौजूद थे। उसकी रोई रोई सी आंखें सूजी हुई और मुतमरन लग रही थी, मगर चेहरे पर बशाशत थी, लबों पर मुस्कुराहट। एक एक्टिंग फारिस कर रहा था और एक वो कर रही थी। दोनों कमाल के अदाकार थे। वो तुम्हें अदम कर रहा है और तुम ऐसे उसे करने दे रही हो। उसने फारिस को देखा। उसका चेहरा हर तरह के तासुर से आरी था। कोई इंसान इतना बेहिस, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? जो कोई खुद अपने लिए बेरहम और सफाक हो जाए, उसे दूसरों की सफाकियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वही आवाज, हलक में उभरे हुए आंसू। फंदे को नीचे उतारते वो प्लेट पर झुक गई। छुरी कांटे की मदद से चीज आमलेट खाते हुए उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। वो फारिस को देखना नहीं चाहती थी, मगर निगाहें थीं कि बार बार उसके पुरसुकून मुतमईन चेहरे की तरफ उठ जाती थी। वो अपने यतीम भतीजे को अपनी सरपरस्ती में लेने को तैयार ना था। वो उसे अपनी जिंदगी में कोई मकाम देने को आमादा ना था। उसे इंसान से मोहब्बत तो दूर की बात, रहम की भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। वो तवक्को कर रही थी उसका दिल नर्म हो जाएगा। वो उसे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। जन्नत उसकी बर्दाश्त में गुंजाइश देख रही थी। पिछली बार खाला आई थी, इस बार कोई नहीं आएगा। इस बार कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। उसने चाय की घूंट के साथ कई आंसू अपने अंदर उतार लिए। नाश्ते के बाद मिसेस शिराजी के साथ लॉन में आ गई थी। लॉन चेयर्स पर उनके सामने वो धूप में बैठी तो उसे बगौर देखने लगी। तुम सारी रात रोती रही हो? उन्होंने इतने अचानक से पूछा था कि लम्हे भर के लिए वो कमजोर पड़ गई। आंखों के किनारे नम हुए, होंठ कपकपा कर रह गए। दिल चाहा सब कुछ उनको गोश गुजार दे, मगर उन्हें असल में सरदर्द की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। नींद पूरी ना हो तो मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं। मिसेस शराजी ने उसके वजाहती जवाब को खामोशी से सुना। फिर वो सामने अमलतास उन दरख्तों को देखने लगी जो बैरूनी दीवारों पर झुके हुए थे। मामूल के बरक्स वो खामोश थी। बारिश तुम्हारे साथ कैसा है? चंद रोज कबल उन्होंने पूछा था, आज दोबारा पूछ रही थी। चंद रोज कबल आंखों में झांक कर पूछा था, आज आंखें चुरा कर पूछ रही थी। बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची थी। उसने अभी तक फारिस के जारहाना रवैये की भिनक ने उन्हें नहीं पड़ने दी थी। वो हार्ट पेशेंट थी, बीमार रहती थी, उसे एहसास था। यही वजह थी कि उनके सामने फारिस भी किसी कदर मोहताज हो जाता था और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे ये जाहिर हो कि उनका ताल्लुक किस नौयत का है। आपकी तबीयत ठीक है? जन्नत को तशवीश हुई। उन्होंने उसकी तरफ देखा, फिर हंस दी, जानने उन्हें हंसी किस बात पर आई थी। मगर इस हंसी में भी एक बेबसी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो जन्नत के गाल पर हाथ रखकर मुंह पर से बोली, तुम्हारी तरह मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। जन्नत नम आंखों से उन्हें देख कर रह गई। दोनों का अपना एक दर्द था। दोनों ही एक दूसरे से छुपाना चाह रहे थे। जन्नत ने गहरा सांस लेकर हीन मान जैसी किताब खोल ली थी। खाली जहनी की कैफियत में वो मतलूबा सफा तलाश कर रही थी। जो इंसान अपने यतीम बच्चे के लिए बेरहम हो, उसके लिए रहम दिल कैसे हो सकता है? जो निकाह जैसे मजबूर रिश्ते का मजाक बना दे, इस इंसान से वो कैसे अच्छाई की उम्मीद भी रख सकती है? उसने सर उठाकर मिसेस शिराजी को देखा। वो खोई खोई सी बैठी थी, निगाहें दूर कहीं भटक रही थी। चेहरा किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी कर रहा था। तुम एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ रही हो जन्नत। तुम एक बार फिर वही गलती दोहरा रही हो। किताब पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त यकायक मजबूत। टूटा हुआ इंसान या तो सांस की तरह साकिन होता है, या फिर समंदरी लहरों की तरह सरकश। नाना अक्सर कहा करते थे, मगर जो साकिन होता है उससे सरकश होने में देर नहीं लगती। ये बात अब वो फारिस विदान को बताने वाली थी। सीन बदलता है। ऑफिस से वापसी पर कमरे में दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुका। एक लम्हे के लिए जैसे उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। खिड़कियों के पर्दे, बेडशीट, दीवारों की पेंटिंग्स, डेकोरेशन पीस, हत्ता कि सोफा तक बदल चुका था। उसके बेडरूम की मिशर की दीवार के साथ रखा था। ड्रेसिंग टेबल का कॉस्मेटिक सामान से सजी हुई थी। बेड साइड और कॉफी टेबल्स पर ताजा फूलों के गुलदान रखे थे। जिंदगी से भरपूर फिजा मुअत्तर सी थी, मगर यही मुअत्तर फिजा उसके तनफ्फुस पर कितनी भारी पड़ रही थी ये सिर्फ वही जानता था। आज तक के लिए इतना ही। अगले हिस्से के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। अगर आपको ये नॉवल पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।